हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय अपवाह तंत्र के रूप में हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र तथा जल स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के झीलों के बारे में पढ़ा। अब हम भारत के जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। भारत के जल संसाधन। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो मूल मानवीय जरूरत तथा एक अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर है। अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर किस रूप में है? जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम पानी का उपयोग करते हैं, पीने से लेकर के खाना बनाने, कपड़ा धुलने, खेती बाड़ी करने। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि भारत का जो 68% जनसंख्या है कृषि से रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं जल की खपत जो है कृषि योग्य भूमि के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए। और विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज में जल एक प्राकृतिक या कच्चा संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और प्रकृति में इसका जो जल का गुण है वो यौगिक है। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य जो है बगैर भोजन के 50 से 60 दिनों तक तो जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 2-3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। ठीक है, बिना पानी के 2 से 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का महत्व बढ़ गया है। ये जो एरो लगाया गया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है बढ़ गया है। अगर कहीं यूज किया गया है नीचे की तरफ तो उसका मतलब है कमी आई है। पीने के पानी, निजी स्वास्थ्य, घरेलू उपयोगिता, सिंचाई, औद्योगिक जरूरत, जल बिजली संयंत्र, परिवहन के लिए जरूरी है। देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता जो है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है 5177 मीटर क्यूब है, जो 1951 में थी। अब 2005 में जो करंट डाटा है 2005 में यह घटकर 1800 मीटर क्यूबिक हो गई है। अब जल उपयोग से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम देखते हैं। आखिर कोई चीज़ अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो दुरुपयोग हम इस मायने में कर रहे हैं, कैसे होता है इसका दुरुपयोग हम देखेंगे। नदी व्यवस्थाओं में अधिक उतार चढ़ाव, ये जुड़ी समस्याएं हैं इसकी। बाढ़ के दौरान जल की बर्बादी, बाढ़ जब आता है तो अतिरिक्त जल जो है बह करके समुद्रों में चले जाते हैं। नदियों का प्रदूषण, जो नदी में जैसे हम धार्मिक कूड़ा करकट से रिलेटेड जैसे फूल है, नारियल है, अगरबत्ती ले जा कर के हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे नदियों का प्रदूषण होता है, नदी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। अब हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कम से कम 17,000 सीवेज जो ये घरेलू सीवेज जो निकलते हैं वो 17,000 नालाओं की जो गंदे पानी है जा कर के यमुना नदी में प्रवाहित होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जल प्रदूषण। वर्षण का असमान स्थानीय वितरण, तो वर्षण का असमान स्थानीय वितरण का मतलब है जैसे हम राजस्थान में 25 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर तक। वहीं चेरापूंजी आप मेघालय में चले जाइए तो 1000
से ऊपर सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जल का अवैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है, तो जल का अवैज्ञानिक प्रयोग मतलब उचित प्रयोग न करना। जैसे हम अगर नल है तो नल का जो कूड़े नावदान है नल के पास ही बना देते हैं, तो उसका जो पानी जाता है, जैसे हम साबुन सोप वगैरह डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो रिस करके नल के पास ही जाता है, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित होते जाता है और उसी जल को हम फिर यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम जल यूज कर रहे हैं जो पीने के पानी के योग्य के रूप में, उसके नावदान को वहाँ से थोड़ा दूरी पे बनाना चाहिए। राज्यों के मध्य पानी के मुद्दे पर विवाद, उदाहरण के रूप में कावेरी जल विवाद जो वर्तमान में चल रहा है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के में आया है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आज़ादी के समय जो है 5000 मिली मीटर क्यूब था प्रतिवर्ष, जो अब वर्तमान में घटकर के लगभग 2000 मीटर क्यूब प्रतिवर्ष रह गया है। तो यह बहुत दयनीय स्थिति है जल के उपलब्धता के बारे में, जिस पे हमको विचार करना चाहिए। वर्षा जल एकत्रण, वर्षा जल एकत्रण होता क्या है? वर्षा का जल जो होता है जैविक रूप से शुद्ध होता है, प्राकृतिक रूप से मृदु होती है और जैविक पदार्थों से मुक्त होता है। मतलब ये एकदम शुद्ध वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई भी विशुद्धियाँ मतलब नहीं होती हैं। ये वर्षा जल संग्रहण एक प्रभावी तकनीक है जिससे जल का संरक्षण हो। उस वर्षा जल को छत के ऊपर जो गिरते हैं, जो वर्षा जल छत के ऊपर गिरते हैं, उसको टैंकों या भूमिगत पंपों के द्वारा दिशा प्रदान कर दिया जाता है और भविष्य में इसका उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाता है। वर्षा का जल जो होता है छतों पे इकट्ठा होता है, उसको हम पाइप के माध्यम से ले जा कर के हम कहीं भूमिगत कर देते हैं, जिसको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। जल ग्रहण सतह से जल का एकत्रण वर्षा जल एकत्रण कहलाता है। जल ग्रहण, जहाँ पे जल ग्रहण होता है उसके सतह से जल का एकत्रण जो है वो वर्षा जल एकत्रण कहलाता है। अब ये फैक्ट है, एकत्रित वर्षा जल की मात्रा निर्भर करती है वर्षा की प्रायिकता, वर्षा की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी अवधि कम समय के लिए हो रही है वर्षा या ज़्यादा समय के लिए, इंटेंसिटी उसकी तीव्रता क्या है, कहीं कहीं कम समय के लिए अधिक तेज वर्षा हो जाता है तो कहीं कहीं ज़्यादा देर के लिए होता है, लेकिन वर्षा कम मात्रा में होता है, धीरे 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 होता है। जल ग्रहण क्षेत्र की प्रकृति पर जल ग्रहण क्षेत्र कैसा है? अगर पारगम्यता अधिक है तो जल ग्रहण क्षेत्र जो है जल नीचे निच्छालित होकर के नीचे चला जाएगा। वहाँ की विशेषताओं पर, ठीक, वर्षा जल एकत्रण के लाभ क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। वर्षा जल एकत्रण के लाभ जो है, मृदा की नमी में सुधार आता है, भौम जल स्तर को ऊपर बढ़ाता है, ये वृद्धि होती है, जल की गुणवत्ता में सुधार, सूखे की आशंका कम होती है। जब जल की उपलब्धता होगी तो सूखे की आशंका कम होगी। अपवाहिकाओं में जल के बहाव को नियंत्रित करता है। उद्वाहक जल के लिए ऊर्जा की बचत, जैसे हम कहीं से पानी निकाल रहे हैं तो पानी का लेवल जब ऊपर होगा तो हमको एनर्जी कम लॉस करना पड़ेगा, कम एनर्जी की यूज करनी पड़ेगी। सड़कों पर जल बहाव को रोकता है, मृदा अपरदन को घटाता है। अपर्याप्त जल संसाधन वाले क्षेत्रों में समस्या के लिए उपयुक्त उपाय है। वर्षा जल एकत्रण जो है ऐसे जगहों पे जहाँ पे अपर्याप्त जल संसाधन है वहाँ के लिए उपयुक्त उपाय है।
वर्षा जल एकत्रण पद्धतियाँ क्या हैं? वर्षा जल का सतह पर एकत्रण किया जाता है जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सके। ये परंपरागत पद्धति है। संरचनाओं का उपयोग जैसे अगर वर्षा जल का अगर परंपरागत पद्धति का उपयोग करें तो उसमें हम किस किस चीज़ को बना करके हम किस किस संरचना का उपयोग करके हम वर्षा का जल संग्रहण कर सकते हैं, जिसमें भूमिगत टैंक बना करके, तालाब, रोक बांध, बंधारा बना करके किया जा सकता है। भौम जल का पुनः आवेशन, आवेशन का मतलब होता है उसको पुनः से उसके भौम जल के स्तर को ऊपर बढ़ाना। वर्षा जल एकत्रण की नई पद्धति है। इसमें किन किन संरचनाओं का उपयोग करके हम भौम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिसमें है पिट्स रिचार्ज, गड्ढों का पुनर्आवेशन, खाई बना करके, खोदे हुए कुएं बना करके, हैंड पंप, पुनः आवेशित या पुनः पूरण कुएं, पुनः पूरण स्तंभ, पार्श्विक स्तंभ, फैलाव तकनीकी के माध्यम से हम वर्षा जल एकत्रित कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि ये पिट्स रिचार्ज क्या होता है। पिट्स रिचार्ज होता है गड्ढों का निर्माण कर छिछले जल भास्तों को पुनर्आवेशित करने के लिए किया जाता है। खाई का निर्माण, खाई का निर्माण तब किया जाता है जब पारगम्य संस्तर छिछले गहराई में मौजूद रहते हैं। पारगम्य संस्तर का मतलब होता है ऐसा स्तर जहाँ पर पानी रिस करके धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर वैसे जगह पे खाई बना दिया जाता है जिससे और गहरा कर दिया जाए और पारगम्यता कम हो जाए, जिससे पानी रुका रहे। खुदे हुए कुएं, इमारतों के छतों पर जमा वर्षा जल को पाइप के माध्यम से टैंकों में लाया जाता है, जहां से खोदे हुए कुएं में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस तरीके से खुदे हुए कुएं का उपयोग किया जाता है। हैंडपंप, वर्तमान हैंडपंपों का उपयोग छिछले या गहरों जलभस्तों के पुनरावेशन के लिए किया जाता है। यदि पानी की उपलब्धता सीमित हो तो वैसे जगह पे हैंडपंप का यूज किया जाता है। पुनः पूरण कुएं सामान्यतः गहरे जलभस्तों के पुनः पूरण के लिए किया जाता है तथा जल को निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है छन छन करके नीचे जाना, होकर गुजारा जाता है ताकि कुएं को रुद्ध होने से बचाया जा सके। पार्श्विक स्तंभ, बोरवेल जिसको ट्यूबवेल के माध्यम से हम ट्यूबवेल के नाम से जानते हैं, बोरवेल के साथ पार्श्विक स्तंभ जो ऊपरी या दूरी पर स्थित जलभस्तों को पुनर्पूरण कर सके। फैलाव तकनीकी, यदि ऊपरी संस्तर पारगम्य हो तो, पारगम्य मतलब पानी रिस रिस करके नीचे चला जाए, पारगम्यता अधिक मतलब पानी रुकने की क्षमता कम हो, तो जल फैलाव तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। जल का फैलाव सरिता है, सरिता मतलब तालाब, नदी, नाला में रोक बांध बना करके सीमेंट प्लग आदि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हिमालयी प्रायद्वीपीय भारत के नदी अपवाह तंत्र, भारत के कुछ महत्वपूर्ण झीलों को देखे जिसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अब हम भारतीय जल संसाधन के रूप में देखें कि हमारा जल स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या था, इस समय क्या है, उसको बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और इस बचाव का लाभ क्या है आदि तथ्यों पर हमने विचार किया। और आने वाले वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे जैसे जलप्रपात, भारतीय क्षेत्र में स्थित जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा भारतीय अपवाह तंत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर किसी और सब्जेक्ट पे
किसी और टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे, वीडियो बनाएंगे हम उस पर। और इस तरीके से ये आज का वीडियो यहीं तक है। और लास्ट में आपसे एक अनुरोध है कि हमारे श्री राम स्टडी पोर्टल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ जुड़िए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल को श्री राम स्टडी पोर्टल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के अपडेट्स समय समय पे आपको मिलते रहें और आप इसका भरपूर उपयोग करें। धन्यवाद।